नमस्कार। हमारे खास पेशकश मेरा गांव पुकारे में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। मेरा गांव पुकारे की आवाज आज हर एक मजबूर इंसान की है जो अपने गांव जाना चाहता है। सफर मुश्किल, खाने को दाना नहीं है, लेकिन उसका गांव उसे पुकार रहा है। हमारे खास बुलेटिन में हम 1 घंटे आपको मजदूरों से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे सूबे में मजदूरों का सूरत हाल क्या है, बेबस और लाचार मजदूर कैसे अपने गांव पहुंच रहे हैं। हम बात करेंगे मजदूरों पर हो रही पॉलिटिक्स पर, मजदूरों के साथ हो रहे सितम पर। बस देखते रहिए हमारे साथ। मेरा गांव पुकारे। तो एक तरफ मजदूर परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर राजनीति हो रही है। इस बस पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव और मायावती भी अब कूद पड़े हैं। एक तरफ यूपी सरकार और कांग्रेस सामने सामने है, तो वहीं यूपी की बस पॉलिटिक्स में नया ट्विस्ट भी आ गया है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार द्वारा मांगे गए गाड़ी के नंबर और ड्राइवरों की जानकारी पर बाइक और ऑटो के नंबर दिए हैं, जिसके बाद खींचतान और ज्यादा बढ़ गई है। योगी सरकार इसे कांग्रेस का फर्जीवाड़ा कह रही है और प्रियंका के साथ इस फर्जीवाड़े में राहुल के साथ सोनिया गांधी का भी नाम शामिल कर रही है। योगी सरकार का कहना है कि मामले की जांच करा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले तो बसों को लेकर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। बस पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव और मायावती भी अब कूद पड़े हैं। तो चलिए अब जो ट्वीट वार छिड़ी है उससे भी आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव कह रहे हैं, आम जनता को यह समझ नहीं आ रहा कि जब सरकारी, प्राइवेट और स्कूलों की 50,000 बसें खड़े खड़े धूल खा रही हैं, तो प्रदेश की सरकारें प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए इन बसों का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। ये कैसा हट है, बस की जगह बल का प्रयोग अनुचित है। अखिलेश यादव ने यह बात कही है अपने ट्विटर हैंडल पर। साथ ही साथ अब आपको यह भी बताते हैं कि मायावती क्या कह रही है। मायावती कह रही है कि केंद्र सरकार से अपील है कि वह राज्यों की आर्थिक स्थिति को खास ध्यान में रखकर और मानवता और इंसानियत के नाते भी खुद अपने खर्च से श्रमिक प्रवासियों को बसों और ट्रेनों से आदि सुरक्षित भिजवाने के लिए जरूर सकारात्मक कदम उठाएं। साथ ही साथ इसके साथ ही राज्यों की सरकारों से भी ये कहना है कि वे अपने अपने राज्यों में श्रमिक प्रवासियों की खाने और ठहरने और उन्हें सरल प्रक्रिया के जरिए बसों और ट्रेनों आदि से भेजने की उचित व्यवस्था भी जरूर करें और इसको सुनिश्चित करें। तो अब ट्विटर पर ट्वीट हो रहा है, बीएसपी का यह कहना है। साथ ही साथ मायावती ने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी के पास वास्तव में 1000 बसें हैं तो उन्हें लखनऊ भेजने में कतई भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां भी श्रमिक प्रवासी लोग भारी संख्या में अपने घरों में जाने का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इन सब के बीच यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है कांग्रेस के, ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लगातार प्रयासरत हैं कि हम मजदूरों की मदद कर सकें, उनके दुख दर्द को बांट सकें, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। 16 तारीख को आदरणीय प्रियंका गांधी जी का पत्र लेकर हम लोक भवन गए। हमने 1000 बसों की अनुमति मांगी। 16 तारीख को सरकार ने कोई जवाब नहीं। 17 तारीख को हमने इसी बॉर्डर पर 500 बसें लाकर खड़ी की। 500 बसें खड़ी करने के बाद भी दिन भर हम इंतजार करते रहे। 17 तारीख को सरकार ने अनुमति नहीं दी। कल 18 तारीख को जब हम 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सरकार से पुनः अनुमति की अपील करते हैं,
तो कल आनन फानन में 4:10 पर प्रमुख सचिव गृह का आदेश जारी होता है कि हम बसें लेने के लिए तैयार हैं। उनके बाद रात को 8 बजे कांग्रेस पार्टी जो उनके द्वारा मांगी जाती है कि आप 1000 की बसों की सूची और नंबर दीजिए, 8 तारीख को हम लोग बसों की सूची और नंबर 8 बजे रात को उनको देने का काम करते हैं। 11:50 पर फिर प्रमुख सचिव अवस्थी जी का एक व्हाट्सएप आता है कि आप सवेरे 9 बजे लाकर बसों को लखनऊ के वृंदावन में खड़ा कर दीजिए। रात को 11:50 पर इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी कि सवेरे 9 बजे लाकर खड़ा करने की? और फिर जब हमने पहले दिन कहा था कि 500 बसें हम नोएडा और गाजियाबाद देने के लिए प्रतिबंधित हैं और हम पूरी संकल्प के साथ मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाना चाहते हैं, फिर आज दिन में 11 बजे यह कहा जाता है कि 12 बजे तक आप हमें बसों को दे दीजिए। सरकार जानबूझकर गरीबों का मजाक उड़ा रही है, जानबूझकर मजदूरों के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रही है, अमानवीय व्यवहार कर रही है। कांग्रेस पार्टी संकल्पित है, हमारी बसें लगातार खड़ी हैं। हम बसों को लेकर, सरकार ने कहा है नोएडा गाजियाबाद हम लेकर जाएंगे और मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। रोहित चौधरी, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 500 बसों के साथ आगरा के बॉर्डर पे खड़ा हूं और आगरा का जो शासन है वो ये कह रहा है कि हमें बसों को अंदर ले जाने की कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि बसों को गाजियाबाद और नोएडा के डिपो में आप जमा कराइए और दूसरी तरफ आगरा का ये प्रशासन शासन कह रहा है कि हमें अभी तक कोई भी आदेश नहीं मिला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसों को जाने दिया जाए। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से, बीजेपी सरकार से चाहती है कि गरीब व्यक्ति जो आज सड़कों पे पैदल चल रहा है उसके लिए बसें यहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन उनको उसके इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति नहीं है। तो आपने सचिव को भी सुना, आपने प्रदेश अध्यक्ष को भी सुना, जहां पर वो 500 बसों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक लिस्ट को लेकर, जिसको लेकर अब बयानबाजी और बढ़ गई है, क्योंकि उस लिस्ट में बसों के अलावा भी योगी सरकार की तरफ से ये बात कही गई है कि उसमें तिपहिया वाहन भी हैं, कार भी हैं और दोपहिया वाहन है बस के अलावा भी। तो अब इसको लेकर बयानबाजी और सियासत जोरों पर है और हमने आपको समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाया, मायावती का भी आपने ट्वीट समझा। तो एक पूरा माहौल कहीं ना कहीं अब बसों को लेकर राजनीति जिस कदर से हो रही है वो एक स्वरूप बनता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए निकले प्रवासी मजदूर छोटे छोटे बच्चों के साथ लखनऊ में फंसे हैं। 25,000 रुपये खर्च करने के बावजूद दिल्ली से प्रयागराज के लिए वो निकले थे, लेकिन रास्ते में पैसे खत्म हो गए और सभी लखनऊ में फंस गए। हमारे संवाददाता भरत सेठी ने उन मजदूरों का दुख दर्द जनाना हम आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन 4 चल रहा है इस समय और अभी भी प्रवासी जो मजदूर हैं अपने घर जा रहे हैं। इस समय राजधानी लखनऊ में है, जहां पे एक परिवार दिल्ली से लखनऊ पहुंचा है। बस के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ। इनका जो किराया है एक आदमी का 3200 रुपये लगा है, लगभग 25,000 रुपये देके ये लोग 7 लोग लखनऊ पहुंचे हैं और इस समय राजधानी लखनऊ के शहीद पथ में हैं। इनको जाना है प्रयागराज। फिलहाल इनको ये नहीं पता अब ये आगे का सफर कैसे करेंगे। इसको इस सफर के दौरान कितनी दिक्कतें आई हैं इनसे बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जीतलाल है सर। कितनी दिक्कतें आई, कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लखनऊ पहुंचे? सर दिक्कतें बहुत आई सर, मुझे बहुत परेशानी आई सर। पैसे भी ले लिए, पैसे भी नहीं है, कहाँ जाए, क्या करें सर। बस में आए हो, क्या कहा था, कहाँ तक छोड़ेगा? वो बोला था सर वहीं लखनऊ तक छोड़ देंगे, बस इसके आगे कुछ बोला ही नहीं। अभी आपको परेशानी हो रही, छोटे बच्चे हैं आपके साथ? हाँ सर बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं और भी लोग हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे बैठे हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, शायद इनको कोई साधन मिल जाए। हम और लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? निशा। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ बैठे? कितनी दिक्कतें आई लॉकडाउन के बाद आपको? बहुत दिक्कत आई सर। क्या करते थे दिल्ली में? हम लोग घर पे रहते हैं, मेरे आदमी काम करते हैं कुकर के। थोड़ा ये सब काम बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया। क्या काम लॉकडाउन खत्म हो गया, वापस जाओगे आप? हाँ बच्चे के नाम हम लिखाए हैं, क्यों नहीं जाऊंगा, लॉकडाउन खुलेगा तो जाऊंगा। मतलब बहुत आई आपको? बहुत आई। क्या समस्या आई? पैसा खत्म हो गया और बस का जो किराए का इंतजाम जब थोड़ा बहुत पैसा रखी थी किराया वाला
लेके आया, अब इधर से किराया का पैसा नहीं है, कैसे जाऊंगा। राजधानी लखनऊ के शहीद पथ पे ये खड़े हैं परिवार के साथ में। इनके पास अब किराया नहीं है कि अपने प्रयागराज तक घर तक पहुंच जाएं। सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमको कोई साधन का इंतजाम किया जाए यहाँ पे हमारे लिए। भरत सेठी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो यही हकीकत है। आप सोचिए 25,000 रुपये खत्म हो गए लेकिन अभी घर नहीं पहुंच पाए। लखनऊ तक ही ये परिवार पहुंच पाया है और ऐसे न जाने कितने परिवार हैं, न जाने कितने लोग हैं जो घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो पैदल ही सफ़र कर रहे हैं, साइकिलों से सफ़र कर रहे हैं, ट्रकों पे लद के सफ़र कर रहे हैं। कई जगहों से इस तरह की खबरें लगातार हमारे पास आती रहती हैं और हम इस खास पेशकश पे आपको दिखाते भी रहते हैं। क्योंकि मजदूर जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। उन सब की भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से के बख्श सिंह जी, हमारे सलाहकार संपादक है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका स्वागत है। और हमारे सुनील गुप्ता, इनपुट हेड, भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सीधे के बख्श सिंह जी के पास चलते हैं। बख्श जी, ये जो तस्वीर आपने देखी और ये तस्वीर कोई नई नहीं है। इस तरह की तस्वीरें आए इन दिनों लगातार देख रहे हैं, जहाँ पर मजदूर परेशान हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, पेट में उनके दाना नहीं है, लेकिन वो एक मुश्किल सफ़र पे, एक कठिन सफ़र पर मजबूत इरादों के साथ निकल पड़ रहे हैं, चल पड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बसों को लेकर सियासत हो रही है। आपका नज़रिया सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए हरीश जी, मेरा पहला तो कहना यह है कि अधिकारियों में जिम्मेदारी का अभाव है। और दूसरा बात, राजनीति की जहाँ तक बात की, बसों पे राजनीति तो हो रही है। अभी तक करीब 54 दिन से अधिक का समय हो गया है कोरोना वायरस का, जो लॉकडाउन में चल रहे हैं। अभी तक कांग्रेस इनको भेजने की व्यवस्था नहीं कर पाई थी, न कर रही थी, न उसका जिक्र आया था। आज मायावती बोल पड़ी और मुलायम सिंह भी वो अखिलेश भी बोल पड़े। इसके पहले पार्टियां कहाँ थी, नंबर 1। दूसरा, अधिकारी जो कमरों में, एयर कंडीशन कमरों में बैठे, हर टीवी पे ऐसी खबरें आ रही, जैसे अभी भरत बता रहे थे कि क्या लखनऊ के अधिकारी इन खबरों को नहीं देख रहे हैं। इन अधिकारियों में एक तो जिम्मेदारी का भाव है। जब मुख्यमंत्री सचिवालय से कल ये आदेश जारी हो गया और मुख्यमंत्री इस पर बयान भी दिए, 12,000 बसें लगाई गई हैं, तो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों में जिम्मेदारी का भाव है। और इस वजह से जब ये श्रमिक वहां से चले, भरत ने जैसे बताया कि वो शहीद पथ पर रोक दिए गए हैं, तो क्या उस संबंधित थाने के लोगों को इसकी जानकारी नहीं, इंटेलिजेंस को जानकारी नहीं थी, LIU को जानकारी नहीं है जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब लोग अधिकारी जिम्मेदारी का अधिकारियों में जिम्मेदारी का भाव है। अगर अधिकारी जिम्मेदार है, लापरवाह है, मैं तो ये कहना चाहूंगा यूपी गवर्नमेंट जी अधिकारी लापरवाह है, जैसा कि आप बात कर रहे हैं, तो तमाम बैठकें हो रही हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इनको तो सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से, लापरवाह अधिकारियों की वजह से जो मजदूर है वो परेशान हो रहा है। मैं इसी बात पे आने वाला हूं। मैं इसी बात पे, ये आपकी बहुत अच्छा सवाल किया, इसी बात पे आने वाला था मैं कह रहा हूं, जब मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कल एक आदेश जारी कर दिया कि बसों से लाया जाए, उनका वेरिफिकेशन करा लिया जाए, तो आगरा के डीएम ने ये कैसे कह दिया कि मुझे शासन का आदेश नहीं मिला? तो आगरा के डीएम को तो मुख्यमंत्री तत्काल निलंबित कर देना चाहिए और एसपी को निलंबित कर देना चाहिए। यही हाल लखनऊ में जो प्रवासी हमारे मजदूर बैठे हुए हैं, क्या यहाँ के संबंधित थानेदार को निलंबित नहीं करना चाहिए? ये काम सरकार का है। ये एक जिम्मेदार अधिकारी जो डीएम है आगरे का, जिम्मेदार अधिकारी है, वो कहता है कि मेरे पास 1,000 बसें लगी हुई हैं। उसको ये आजकल कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है कि मोबाइल हो गया है, टेलीफोन हो गया है, व्हाट्सएप हो गया है, इंटरनेट हो गया है। तो जब सारी सूचनाएं लोड हो रही हैं इंटरनेट पे, तो अधिकारी आगरे के जिला अधिकारी ये कैसे कर सकता है कि हमें जानकारी नहीं? बहुत अच्छी आपने बात कही कि आखिर जिला अधिकारी कैसे कह सकता है कि उसे जानकारी नहीं है। हाईटेक दौर चल रहा है, तमाम चीज़ें अब ऑनलाइन हो रही हैं, व्हाट्सएप है, तमाम सूचनाएं बहुत जल्दी से एक क्लिक पर ही लोगों तक पहुंच सकती है। बख्श जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले सुनील के पास चलता हूं। सुनील, तस्वीरें आपके सामने और मैं आपका भी नज़रिया जानना चाहूँगा। एक तरफ मजदूर परेशान है, दूसरी तरफ ज़बरदस्त तरीके की पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, जहाँ पर जैसा कि सचिव को हम सुन रहे थे, कांग्रेस सचिव को, जहाँ पे वो कह रहे थे कि भाई 500 बसें खड़ी हुई हैं। हमारे संवाददाता ने जब बताया तो उन्हीं ने कहा कि वहाँ पे 500 बसें तो नहीं, 100 बसें हैं। तो एक ये भी स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है।
देखिए, जिस तरीके से लॉकडाउन शुरू हुआ और लॉकडाउन के बाद में ये समस्या लगातार बढ़ती चली गई कि जो सबसे बड़ी समस्या बनकर के सामने उभरी वो मजदूरों की उनके घर पहुंचने वाली समस्या थी। उसको लेकर के लगातार शुरुआत से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें करके अधिकारियों को दिशा निर्देश करते रहे कि वो लोगों को घर पहुंचाएं, किसी भी सूरत में पैदल न चलें, ट्रकों पे ना पहुंचे। लेकिन वो स्थिति तब हुई जब लोग अपना अपना घर छोड़ चुके थे और रास्ते में उनको कहाँ कौन ट्रक बस मिलेगी, क्या वहाँ पर कौन अधिकारी मिलेगा, वो उनको कोई बताने वाला न था। यही कारण था कि ये जितने भी मजदूर थे ये लगातार जब आगे बढ़ते गए तो इनकी संख्या इस कदर बढ़ी कि लगा जितने भी जिलों में ये पहुँचते गए वहाँ पर ये हालात होते गए कि इनके सामने भी मजबूरी थी कि इनको ट्रक या लोडर का सहारा लेना पड़ा और ये वहाँ पर चलते चले गए। और यही कारण था कि जब घटनाएं शुरू हुई तो इसको लेकर के अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति मची और उसके बाद मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के जब आदेश दिए तब जाकर के इनकी सबकी नींद खुली। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं खुल करके सामने आ गई कि साहब हमसे बस ले लीजिए और हम आपको जितने चाहिए उतनी बसें दे देंगे और वहां तक हम मजदूरों को पहुंचाने, उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमको दे दीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब शुरुआत से लेकर के अभी तक आखिर ये कांग्रेस कहां गई थी? आखिर कांग्रेस ने अभी तक का कोई भी इतने मजदूर क्या राजस्थान से और पंजाब से जो यहाँ पे औरैया में जो एक उसमें ट्राला में और जो डीसीएम में एक्सीडेंट हुआ, दोनों की दोनों गाड़ियां राजस्थान और पंजाब से आई थी। आखिर कांग्रेस ने इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया कि उनके जो मजदूर हैं राजस्थान से और पंजाब से इन गाड़ियों पर लद करके भेड़ बकरियों के तरीके दूसरे राज्यों को जा रहे हैं और ज्यादातर जो वहां पे जो मजदूर तबके का व्यक्ति था वो लोडर और ट्रकों में लद करके वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार जाने के लिए बेताब से नजर आ रहा था। लोगों का वहां पर यह भी कहना था, जो औरैया में ही हमने बात करी, यहाँ पे लखनऊ जाते हुए लोगों से बातचीत की गई, वहां पर यह बात सामने आई कि हमने तो साहब वहां के डीएम से वहां के मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने गुहार लगाई, ना तो किसी मुख्यमंत्री ने सुना, ना डीएम ने सुना, ना किसी ने सुना। ऐसे में बड़ी बात यही होती है कि सीधी सी कांग्रेस आखिर अभी तक कहां गई थी कि जब उनको इतने सारे जो लाखों की तादाद में जो मजदूर सड़क पर पूरे पंजाब में घूम रहे थे, पूरे राजस्थान में घूम रहे थे, आखिर अब ये बस की राजनीति क्यों की जा रही है? स्थिति पंजाब हरियाणा की भी है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में मजदूर पैदल सड़कों पर सफर कर रहा है। आपके पास बहुत बड़ी तादाद में राज्य सरकार के पास बसें हैं सरकारी, बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट बसें हैं। क्यों नहीं उनको इजाजत दी गई कि भैया आप जाइए सड़कों पर और मजदूरों को बैठा के उनको जो है उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए? देखिए, हम बता दें, हो सकता था, ये भी पहले हो सकता था। सुनिए, जिस तरीके की जो मजदूरों की तादाद है, जो एक पूरी रिपोर्ट आई है उसमें साफ कहा गया है कि मजदूरों की जो संख्या है वो लगभग 40 करोड़ की है और इस आबादी में जो ये पूरी की पूरी आबादी एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई एक साथ नहीं निकली, एक के बाद एक ये पूरी आबादी निकली और उस आबादी में इतनी ज्यादा उनकी संख्या थी कि जब तक सरकार को लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कह दिया था कि जो जहां पर है, जहां जैसे भी है वो वहीं पर रहे और किसी भी सूरत में वो अपनी जगह न छोड़े। अगर वो जगह छोड़ता है तो वो कहीं ना कहीं एक लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने काफी समय तक उनका इंतजार किया कि शायद अब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन बढ़ता गया उसके बाद भी लोग तमाम ऐसे थे जो फिर भी वहीं पर रुके रहे, वो प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन करते रहे। लेकिन जब उनको वहां के जो जहां पे वो नौकरी कर रहे थे, जहां जिस कारखाने में जिस फैक्ट्री में नौकरी कर रहे थे, तो वो जब उनको वहां से मालिकों ने भगा दिया, मकान मालिक ने कह दिया किराया नहीं दोगे तुम यहां निकल जाओ, तो जब यहाँ की जो उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ ऐलान कर दिया था कि किसी भी मकान मालिक को यह अधिकार नहीं है को किराएदार को मकान से निकाले, किसी भी फैक्ट्री संचालक को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने कर्मचारी को निकाले, तो ऐसे ही आदेश पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने क्यों नहीं किए कि वहां के लोगों को पलायन करना मजबूरी पड़ गया। अगर वहां की सरकारें भी यह आदेश कर देती कि कोई भी अगर किसी फैक्ट्री कर्मचारी को निकाला गया या किसी मकान मालिक ने किसी किराएदार को वहां से निकाला तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसका जेल भेजा जाएगा, लेकिन वहां की सरकारों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यही कारण रहा कि सबसे ज्यादा पंजाब और राजस्थान के जो वहां पे मजदूर थे वो उनको फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया, उनको पैसे तक नहीं दिए गए। यहां तक भी सामने आया
कि वहां पर जब ट्रेन चलाने की बात सामने आई तो ट्रेन चलाने के दौरान वहां पर कहा गया कि लाइए आपसे 5-5 हजार रुपए लिए जाएंगे तब आपको ट्रेन पहुंचाया, जबकि साफ कहा गया था कि ट्रेनें पूरी तरीके से निःशुल्क हैं। ऐसे में फैक्ट्री में दलाल भी सक्रिय हो गए, उनसे उन्होंने रुपए वसूल लिए। तो ऐसे में जो जिले के डीएम थे, वहां के जो प्रदेश के सीएम थे, वो आखिर क्या करते रहे? ये भी तो है ना, अगर वो लोग शुरुआत में कार्रवाई करते तो शायद ये जो भीड़ सड़क पे थी ये ना आ पाती। ये बात जब कह दी गई मुख्य सचिव के द्वारा कि भाई आप मजदूरों को सफर करने की जरूरत नहीं है, तो ये सीधी सी बात है कि जो जिला प्रशासन है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि जो लोग सफर कर रहे हैं आपको उनको रोकना चाहिए और फिर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, उनको खाना मुहैया कराना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन भी तो लोगों को नहीं रोक रहा है। मैं मानता हूं कि आबादी बड़ी है, लेकिन एक सिस्टम तो होना चाहिए ना। देखिए, सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम ये स्थिति है कि अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, खास करके हम बात कर लें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि जो भी अधिकारी जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उसको लेकर के उसको मीडिया से अवगत कराने के लिए उनको रोज डेली 3:30 बजे से 4:30 बजे तक या 4 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपर मुख्य सचिव गृह उनको मीडिया को अवगत कराएंगे आज क्या क्या कार्रवाई हुई। जिलों के डीएम को आदेशित किया गया कि सभी लोग अपनी रोज डेली की रिपोर्ट मीडिया को सौंपेंगे। इसके अलावा जो भी जितने भी किचन चल रहे हैं उन सबको जो भी सूचनाएं आपके पास आती हैं, अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो उसको हर हाल में खाना पहुंचाया जाए। लोगों ने, जिलों के अधिकारियों ने किया भी। ज्यादातर हम अकेले कानपुर की बात करें या आसपास के जो जिलों की बात करें, वहां पर लगातार जिला अधिकारी देखने में है कि रात में 2-2 बजे तक सड़कों पर है और जा करके खास करके अस्पतालों में लगातार लोगों से संपर्क में रह के कहीं किसी को खाने की दिक्कत ना हो, किसी को पानी की दिक्कत ना हो। यह स्थिति थी कि सड़क पर तमाम सारी अकेले कानपुर में 5,000 से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं जिन्होंने पूरे कम्युनिटी किचन बना रखे थे। अकेले यहाँ कानपुर में केडीए में एक कम्युनिटी किचन बना दिया गया था। अगर किसी को कोई भी जरूरत पड़ रही तो उसको खाने का इंतजाम कराया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है अधिकारी लगातार काम कर रहे थे, अधिकारियों ने काम किया भी, लेकिन कुछ जिलों के ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने नकारेपन का काम किया। जैसे नोएडा के जिला अधिकारी का मामला सामने आया कि कहीं ना कहीं उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना की और जिसके चलते मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। बीएन सिंह को तत्काल वहां से हटाया गया और कहा गया कि जब वो छुट्टी पे जाने लगे तो साफ कर दिया गया छुट्टी पे नहीं मिलेगी आपको, आप भले ही दूसरे विभाग में काम करें। उनको छुट्टी न देने के बजाय उनको दूसरे विभाग में एडजस्ट कर दिया गया। लेकिन एक बात साफ है कि एक तरफ से सबके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों ने कहीं ना कहीं जो लापरवाही की बात सामने आई, अगर इन अधिकारियों ने लापरवाही न की होती तो शायद जो कोरोना की स्थिति है वो इतनी ज्यादा बढ़ भी न पाती, क्योंकि ज्यादातर जो जिलों के सीएमओ थे उन्होंने सबसे ज्यादा लापरवाही बरती, जिसके कारण इतने सारी जो तादाद थी इनके कोरोना पॉजिटिव वो बढ़ती चली गई और जाहिर इस तरीके से मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन बड़ी बात जिस तरीके से आ रही है कि जो बसों वाली अचानक इसमें पॉलिटिक्स शुरू हो गई, तो सबसे बड़ी बात यह हम कहना चाहेंगे जो कांग्रेस पार्टी के लोग जो अब दावा कर रहे हैं साहब हम आपको बसें मुहैया करा दें, तो कांग्रेस ने आखिर इस पूरे लॉकडाउन के दौरान कुछ एक जिलों को छोड़ दे तो हमें नहीं लगता कि पूरे उत्तर प्रदेश में आखिर कांग्रेस कहां गायब थी। कि जो कांग्रेस की हम बात करें खाली अकेले कानपुर में तो जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे श्री प्रकाश जायसवाल इस पूरे लॉकडाउन के दौरान कहीं नजर नहीं आए। इतने बड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री को इस लॉकडाउन के दौरान कम से कम अपने जो संसदीय क्षेत्र है जहां अभी उन्होंने चुनाव लड़ा था वहां तो चुनाव हार भी गए, अगर उनको आखिर अपने संसदीय क्षेत्र में कम से कम जाना चाहिए था, उनको लोगों का ख्याल रखना चाहिए था कि आखिर कौन भूखा है, कौन नहीं, किसका पेट भरा है। तो सीधी सी बात है, इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स की जा रही है। जी, मैं साफ तौर पर इस पे कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस तमाम पार्टियां जो है वो पॉलिटिक्स कर रही हैं एक तरफ, लेकिन मजदूर परेशान है। लगातार हम इस मसले पे चर्चा करते रहेंगे क्योंकि ये मसला बड़ा है, क्योंकि मजदूरों से जुड़ा हुआ है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच खबर आपको बता रहे हैं, हमारे खबर का दमदार असर हुआ है। प्रवासी मजदूरों को प्रयागराज किया गया रवाना। एसडीएम ने मजदूरों की खबर पर संज्ञान लिया है। खाने का इंतजाम कर मजदूरों को प्रयागराज भेजा गया। के न्यूज की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। एसडीएम ने मजदूरों की खबर पर संज्ञान लिया है और उनके खाने का इंतजाम करके उन्हें प्रयागराज भेजा गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, के न्यूज की खबर का दमदार असर हमेशा की तरह प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक भेजा गया है। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर को लेकर एसडीएम ने संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से जो मजदूर हैं उनके खाने का इंतजाम किया गया और उन्हें प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। क्या कुछ कहना है एसडीएम साहब का, सीधे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और भी लोग हैं। एक परिवार जिसमें लगभग 7 सदस्य थे के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी कि वो दिल्ली से बुकिंग करवा के आए हुए थे और लखनऊ तक की बुकिंग करवाई थी। उन्हें आगे प्रयागराज तक जाना था, तो उनके बारे में जैसे ही जानकारी मिली फिर वो यहाँ शहीद पथ मोड़ तक आए हुए थे। उनको यहाँ से फिर अवश्य ग्राम ले जाया गया है। अब वहाँ से उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन गाजियाबाद में मुश्किल हालात पैदा कर परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गाजियाबाद की सीमा में नोएडा, दिल्ली, हरियाणा से पैदल नेशनल हाईवे पर आ रहे लोगों को पुलिस ने मालवाहक वाहनों में किस तरह से भरकर आश्रय स्थल भिजवाया है। ऐसे हालात में लॉकडाउन का पालन करने की बात तो बेईमानी सी लगती है। जिस तरह से गाजियाबाद की सीमा में चारों तरफ से प्रवासी मजदूरों का आना जाना जारी है, उससे गाजियाबाद के हालात बिगड़ने की भी बात की जा रही है, संभावना जताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरह से एक डीसीएम में मजदूरों को भरा गया है। अगर भगवान ना करे इस डीसीएम में कोई संक्रमित इंसान होगा तो वो कितने बड़े पैमाने पर ये संक्रमण फैल सकता है। ये तमाम मजदूर जो हैं अपने अपने इलाकों की तरफ उत्तर प्रदेश में जाएंगे, लेकिन किस तरह से इन्हें बैठाया जा रहा है, ना कोई इनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, ना किसी तरह की कोई जांच है। और इन तमाम मजदूरों को अब जो मालवाहक वाहन होते हैं, डीसीएम या ट्रक्स होते हैं, उसमें बैठा दिया जाता है। इस तरह से अगर मजदूर राज्यों की तरफ रुख करेंगे तो ये स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, इसको सोचने और समझने की जरूरत है। और कल हमने गाजियाबाद की एक तस्वीर भी आपको रामलीला मैदान की दिखाई थी, जहां पर बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर जुटे थे। तो गाजियाबाद प्रशासन द्वारा 3600 प्रवासी मजदूरों को रेल के माध्यम से उनके गृह जनपद भेजा गया। बता दें कि कल गाजियाबाद के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर इकट्ठा हो गए थे।
इसको लेकर प्रशासन भी गंभीर हो गया था और इन मजदूरों को गाजियाबाद में कई जगह ठहराया गया था। अब उन मजदूरों को उनके गृह जनपद भेजा गया है। हमारे संवाददाता जयवीर मावी ने जानकारी ली, हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय मौजूद है गाजियाबाद के मोदी नगर में, जहां पर जो प्रवासी मजदूर थे जो विभिन्न जगह से आए हुए थे उन लोगों को ठहराया गया है और अब उन लोगों की व्यवस्था की गई है और इन लोगों को यहां से आगे भेजने की व्यवस्था की जा रही है। तो हमारे साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, वहीं जो उप जिलाधिकारी हैं खालिद अंजुम खान जी, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर इन लोगों के लिए की गई थी। ये मजदूर हैं यहाँ से और कहाँ कहाँ वो भेजे जा रहे हैं? देखिए, टोटल 3600 मजदूर हैं जो बिहार जाने वाले लोग हैं और 3 ट्रेनें ज़िला प्रशासन ने चलाई हैं, जिसमें एक ट्रेन मुजफ्फरपुर जा रही है और दूसरी ट्रेन रक्सौल जा रही है और तीसरी पटना जा रही है। तो सारे मजदूरों को यहाँ ठहरा करके उनको खाना वाना खिलवा करके और उनका सबका मेडिकल जांच करा करके और उनको सबको टिकट दे करके और बस से रेलवे स्टेशन भेजा गया। टिकट की जो व्यवस्था थी वो कहाँ, किसके माध्यम से गई? जो टिकट की बात ये शासन की तरफ से हुई है और निःशुल्क हुआ है इन लोगों के लिए और शासन ने सबको टिकट मुहैया कराया है और खाना हमारे प्रशासन ने मुहैया कराया। ये कुल 3600 लोग जो यहाँ से जाएंगे जी चले गए, सब निकल जाएंगे। जी जी। पीछे भी तमाम ऐसे जो मजदूर हैं ये बसों में बैठेंगे और यहाँ से लगातार बसें जा रही हैं और जो उपजिलाधिकारी लॉली ने बताया था कि 3600 लोगों को यहाँ से उनके स्थान तक रवाना किया जा रहा है। सहयोगी अरुण पांचाल के साथ मैं जयवीर मावी, के न्यूज इंडिया, गाजियाबाद। और बड़ी खबर इस बीच, गाजियाबाद दिल्ली यूपी बॉर्डर में लोगों का जमावड़ा। 1000 बसों की खबर मिलते ही लोग जमा हो गए। यूपी बिहार जाने वाले लोग बॉर्डर पर एकत्रित हैं। बॉर्डर पर ही सभी को रोका गया है, पुलिस मुस्तैद है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बॉर्डर पर ही सभी को रोका गया है, पुलिस मुस्तैद है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लोगों का जमावड़ा। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, 1000 बसों की खबर मिलते ही ये तमाम लोग जमा हो गए जिनको यूपी और बिहार जाना है। इतनी बड़ी तादाद में जब लोग जमा हो गए तो प्रशासन के लिए संभालना भी मुश्किल हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तादाद कम नहीं है, तादाद बहुत ज्यादा है और ये जो तादाद है ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं हो रही है। प्रशासन इसे संभाल नहीं पा रहा है और सबसे बड़ी चीज, कोई थर्मल स्क्रीनिंग नहीं है, कहीं पर मजदूरों को रोका भी नहीं जा रहा है और बड़ी तादाद में ये तमाम मजदूर एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही निकल पड़े हैं, सफर कर रहे हैं। सोनू खान हमारे संवाददाता। सोनू खान, क्या जानकारी है, ताजा अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जब से देश के अंदर लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से जो प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी लगातार जो उनकी तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। कभी पैदल चलते हुए आ रहे हैं, कभी सरों पे उनके जो सामान है उनको लेकर वो चले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर चले जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार जो मजदूर हैं उनके साथ हादसे भी हो रहे हैं। लेकिन अब जब मजदूर परेशान, पूरी तरह से परेशान है इस समय, वो चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से अपने घर पहुंच जाएं। कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि हम 1000 जो बसें हैं वो हम यूपी को दे रहे हैं, जिसमें से 500 जो बस है वो गाजियाबाद को दी जाएंगी, जिसमें से 250 बसें जो साहिवाल डिपो उससे चलेंगी और 250 कौशाम्बी डिपो से चलेंगी। तो उसी की सूचना मिलते ही जो मजदूर हैं वो लोग जमा होने तैयार हो गए, जो बॉर्डर की तरफ वो लोग चलने के लिए तैयार हो गए और जहाँ वहाँ पर जो माहौल जो था वहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल बन गया लगातार। जो क्या हम जो तादाद देख रहे हैं लोगों की, ये बहुत बड़ी तादाद है, क्या बसों की व्यवस्था की गई है? देखिए, आपको बता दें 5 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक जो बसेस हैं वो पूरी तरीके से अभी तक नहीं आ पाई हैं। फिलहाल जो प्रशासन है उसने पूरी तरह से घेराबंदी कर जो मजदूर हैं उनको हटा दिया गया है, उनको घर भेज दिया गया है। फिलहाल वहाँ पर जो बसों का इंतजाम अभी नहीं हुआ है। सोनू खान, ये जो तमाम लोग हैं जिनको हम तस्वीरों में देख रहे हैं, इनको कहाँ जाना है, किस राज्य में जाना है, किन शहरों में जाना है? इसके लिए लोग जो है अचानक ही बॉर्डर पर इकट्ठा होने लगे बसों की खबर फैलते ही। देखिए, लगातार ये जो लोग हैं ये हरियाणा, दिल्ली के ये लोग हैं और इसमें से जो कुछ लोग यूपी के हैं जिन्हें यूपी जाना है, कुछ लोग बिहार के हैं जिनको बिहार जाना है। लगातार जो यूपी के सभी जिलों के इसमें लोग हैं, बिहार के इसमें लोग हैं। इनका जो मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से ये लोग, चाहे इनको पैदल जाना पड़े, चाहे इनको लटक के जाना पड़े, किसी भी हाल में ये लोग अपने घर तक पहुंच जाएं। जब स्थिति इतनी गंभीर हो गई है तो पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कुछ है, वो कैसे इस स्थिति से निपटेंगे? देखिए, लगातार जो मजदूर पुलिस को मिल रहे हैं, बहरहाल पुलिस उनको रोक कर उनको गाड़ियों में बिठाल रही है, गाड़ी में बिठालकर उनको उनके सर पर स्कैनिंग की बात कर रही है और उनको जो आश्रम स्थल बनाए उन पर उनको ले जाया जा रहा है। उसके बाद
उनको बसों से भेजा जा रहा है। तो लगातार प्रशासन भी काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मजदूरों का जो एक जोर से जो मजदूर एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि इनकी तादाद एक साथ बढ़ रही है। जो प्रशासन इनको नहीं भेज पा रहा है। कुछ मजदूरों से हमने बातचीत भी की, उनका कहना है कि जब हम बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, हरियाणा से हम लोग चल कर आ रहे हैं, जब गाजियाबाद आ जाते हैं, वहां हमको रोक लिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि आप यहाँ से वापसी चले जाएं। तो उन मजदूरों के पास उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता। वो 30 किलो 50 किलोमीटर सफर पैदल करके वो लोग आए और उनको यहाँ रोक लिया जाता है, उनको वापसी करने की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं जब मजदूरों से बात की तो मजदूरों ने अपना दुख बयां किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं खाने के लिए पैसे, नहीं जाने के लिए पैसे। तो जो मजदूर है वो पूरी तरह से जो गिरते हुए नजर आ रहे हैं हर चीज से। जी सही कहा आपने सोनू खान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मजदूर परेशान स्थिति में है। यहाँ पर दो सवाल मेरे जहन में आ रहा है। पहला सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में जो मजदूर निकले हैं, संक्रमण के लिहाज से ये कितना खतरनाक है, पहले तो ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि मजदूरों की जो ये दशा है उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सीधे लखनऊ चल रहे हैं, हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक के बख्श जी भी जुड़े हुए हैं। के बख्श जी, गाजियाबाद की हमने तस्वीरें दिखाई और कल की भी तस्वीरें गाजियाबाद की थी, जहां पर बड़ी तादाद में रामलीला मैदान में लोग जुटे हुए थे। अभी लेटेस्ट तस्वीर जहां पर बड़ी तादाद में जब बसों की खबर 1000 बसों की खबर मिलती है तो लोग सड़कों पर निकल आते हैं, जिसको प्रशासन नियंत्रण में नहीं कर पा रहा है। आपको क्या लगता है ये सबसे बड़ा जो फेलियर है किसका है? क्या सिस्टम फेल है या आबादी इतनी ज्यादा है कि कंट्रोल ही नहीं कर सकते? देखिए आरिफ जी, कोई भी संस्था हो या सरकार एक सिस्टम से चलती है। सरकार नीति बनाती है और एक सिस्टम बना देती है, और जो सिस्टम जब लैंड करता है जिलों में और कमिश्नरी में, तो सिस्टम के चलाने की जिम्मेदारी डीएम, कमिश्नर और संबंधित एसपी की हो जाती है। और इच्छा शक्ति, अगर एक तो सिस्टम बने, दूसरा अधिकारियों की इच्छा शक्ति हो गया काम करने। अभी एक खबर आपने दिखाई है किसी जिले की कि एक एसडीएम ने सबको खाना खिलाया, लोगों को भेजा और के न्यूज की खबर का असर हुआ। तो उस अधिकारी में इच्छा शक्ति थी और उसने ऐसा किया, खाना भी खिलाया, टिकट भी दिलवाया और सबको रवाना कर दिया। यही सिस्टम जैसे गाजियाबाद की बात कर रहे हैं आरिश जी, गाजियाबाद में हम कहते हैं 10,000 आदमी इकट्ठा हो गया। उस संबंधित जिले के जिला अधिकारियों को ये चाहिए था कि दूसरे जिलों को एसडीएम बुला करके, सिटी मजिस्ट्रेट बुला करके और 1000 आदमियों को कई टुकड़ों में बांट देते और सबकी जिम्मेदारी सौंप देते कि इतनी बसें, इतनों को रवाना करो, इनकी स्क्रीनिंग करो और जो बचे हुए कर्मचारी, बचे हुए जो श्रमिक हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कराओ। एक सिस्टम एडॉप्ट कर लेते तो पहली बात तो अधिकारियों में इच्छा शक्ति नहीं, दूसरा जो सिस्टम गवर्नमेंट ने जिलों में लैंड किया है उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा। अगर ये अनुपालन होता तो न गाजियाबाद में स्थिति होती, न मथुरा आगरा में स्थिति होती। सिस्टम बिल्कुल लैप्स हो गया है और इस सिस्टम लैप्स होने के लिए योगी जी ने पहले ही एक बयान में कहा, आज भी लगातार वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को ये कहने का मौका क्यों मिला, क्योंकि यूपी एसआरटीसी में जो हजारों लाखों बसों का इनका पास बेड़ा है। हम योगी जी ने साफ साफ कहा कि 200 बसें जिलों के लाट की गई, वो बसें कहाँ गई, वो बसें कम नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि स्क्रीनिंग हो, हर विषय सफाई हो, पूरी तरह से उसकी व्यवस्था हो, तभी जिलों भेजिएगा। जिलाधिकारी अपनी संतुष्टि के बाद उन बसों को रवाना करेंगे, एसडीएम की ड्यूटी लगाएंगे, नोट के। तो ऐसा क्यों होना है? इसका मतलब ये हुआ कि अधिकारियों में इच्छा शक्ति नहीं है और जो सिस्टम बना उसका अनुपालन नहीं किया। एक सिस्टम बना देना चाहिए जिलाधिकारियों, कमिश्नर को, डीआईजी को, आईजी को कि इतने लोगों की भीड़ है, इसमें इतनी संख्या जो अपनी सुविधा अनुसार जो जिलाधिकारी करना चाहे आवंटित कर दे कि इतने जिलों में एक सिटी मजिस्ट्रेट रहेगा, दरोगा रहेगा या ये एसएसपी रहेगा, डीएसपी रहेगा, जो भी सिस्टम उनका हो उसको लगा करके धीरे धीरे रवाना करें। तो और सबको सूचना दी जाए कि भाई आज आप नहीं जा सकते, आपको 3 दिन बाद भेजा जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद उनके रहने खाने और की व्यवस्था सरकार ने पैसा अलॉट कर दिया है। तो सिस्टम की कमी है, ऐसा हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा। मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ, आपने बसों का जिक्र किया, बहुत बड़ी तादाद में 10,000 से ज्यादा राज्य सरकार के पास बसें हैं। अगर प्राइवेट बसों को भी हम जोड़ें तो और ज्यादा तादाद हो जाएगी। 12,000 से अधिक है जी, 12,000 से अधिक है। और हम ये भी देखें कि जब मजदूर इतना परेशान है क्योंकि यही जनता है, यही आम आवाम है जो सरकारों को बनाती है, इन्हों से पैसा लिया जाता है। तो अगर यही आवाम परेशान है तो तमाम सरकारी महकमे की गाड़ियां लगा देनी चाहिए, तमाम बसें लगा देनी चाहिए, प्राइवेट हो या सरकारी हो। आखिर इंतजार किसका किया जा रहा था?
आखिर किसका इंतजार किया जा रहा था? जितने मजदूरों ने जो है हाईवेज पर दम तोड़ दिया, भूखे मर गए, घरों तक नहीं पहुंच पाए, आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दी हमने? एग्जैक्टली इसी पे मैं आरिस आने वाला था। जी नहीं, इसी पे मैं आने वाला था। जिला अधिकारी, जिले का कलेक्टर जो होता है वो चाहता तो सारे जितनी प्राइवेट व्हीकल्स हैं, कंपनियों के व्हीकल्स हैं, उनको अटैच कर लेती। जैसे चुनाव के जमाने में चुनाव आयोग अटैच करता है, चुनाव आयोग के सारे अधिकारी जिला अधिकारी मिल जाए, चुनाव अधिकारी भी होता है। तो सारी गाड़ियां, जितने लोगों के बस है, प्राइवेट बस है, प्राइवेट ट्रक है, बस स्क्रीनिंग एक सिस्टम बना देते हैं कि एक इस ट्रक में 20 आदमी जाएगा लेकिन दूरी पे बैठेगा, इस बस में इतने आदमी जाएंगे लेकिन दूरी से बैठेंगे, स्क्रीनिंग कर देते, उनका बाकायदे चेकअप हो जाता, तब जाते। लेकिन वही जो मैंने पहले कहा, इच्छा शक्ति कमी है। प्राइवेट गाड़ियां लोगों के पास एक की नहीं 4-4 गाड़ियां हैं, 4-4 सैकड़ों की संख्या में ट्रक है, और जितने ट्रांसपोर्टर उनके चक्कर। अगर उत्तर प्रदेश सरकार इतनी बसें पर्याप्त नहीं तो ऐसा भी कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं किया। सरकारी गाड़ियों का अधिग्रहण कर लेते, कहते भाई इतने दिन आप कैसे भी कर रहे हैं काम, अपने पर्सनल, हर अधिकारी के पास अपनी पर्सनल गाड़ी चाहिए, उसका हम जाता आपको पेट्रोल दे देंगे। ये भी, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। भाई योगी जी या चीफ सेक्रेटरी या कोई भी एक नीति बना देगा, हर चीफ सेक्रेटरी या योगी जी हर जिले में जा नहीं सकते। ये काम तो अधिकारियों के, इसलिए जिला अधिकारी, कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी, इनसे पोस्टिंग, ये लोग क्या कर रहे हैं? इच्छा शक्ति की कमी। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। और इसी बात को सुनील मैं आगे बढ़ाऊंगा, जो बात के बख्श सर ने कही कि इच्छा शक्ति की तो कमी है, लेकिन जब आपने जैसा कि जिक्र कांग्रेस के किया था कि वो इतनी देर में क्यों जागे, मैं कहता हूं कि मान लीजिए देर में जागे, लेकिन दुरुस्त आए। अगर वो अब 500 बसें दे रहे हैं या 1000 बसें दे रहे हैं या 100 बसें दे रहे हैं, तो इनको तत्काल इजाजत देने की जरूरत है कि ये सड़कों पे जाए, मजदूरों को बैठा ले, उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचे। तो अब ये लिस्ट में हम लोग फंस गए हैं कि बसें में जो है मोटरसाइकिल है, तो इसमें ऑटो है, तो इसमें ये है, इसमें फला है। तो हमें तो लग रहा है तत्काल इस समय जरूरत है ना लोगों को। अगर हम बसें नहीं मुहैया कर पा रहे, मान लीजिए विपक्ष करे, तो उसको भेजने की जरूरत है। देखिए, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस ने ये शुरुआत की है कि हम आपको बसें उपलब्ध करा रहे हैं, हम आपको 500 बसें दे रहे हैं, फिर 1000 बसें दे रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने बाकायदे लिस्ट भी जारी कर दी। अब बीजेपी का ये आरोप है कि जो लिस्ट जारी की गई उसमें जो नंबर हैं वो ऑटो के हैं नंबर हैं, तो कार के नंबर हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कांग्रेस ने ये लिस्ट जारी की थी और उन्होंने कहा था साहब आप हमें अनुमति दीजिए कि हम वो बसें वहाँ पर भेजें, हम ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस से कि पहले भी तमाम जो दूसरे राज्यों की बसें हैं, वो राजस्थान हो या पंजाब की बसें हो, तमाम अदर स्टेट्स में कब उनको घुसने से किसने रोका था? अगर हमें लगता है कि अगर राजस्थान सरकार या पूरी कांग्रेस मदद करना चाह रही थी मजदूरों की, तो अगर वो राजस्थान परिवहन की बसें या पंजाब परिवहन की बसें अगर दिल्ली, गाजियाबाद, इन सारे जिलों में भेज देती और वहां से वो मजदूरों को भर करके वो उनके गंतव्य को पहुंचा देते, भले ही उसमें ना उनको लोगों को पता चलता कि साहब ये किसने किया किसने नहीं किया। लेकिन कांग्रेस को तो मुझे लगता है कि जब उनको लगा कि अब बहुत ज़्यादा मजदूर जब परेशान हो गए, शायद उनकी ये रणनीति का एक हिस्सा भी मुझे लगता है कि जब लोग ज़्यादा परेशान हो जाएं, जब एकदम बिल्कुल रो रो करके उनकी पूरी एकदम आत्मा जो जवाब दे जाए, जब उनके परिवार के लोग एकदम नेस्तनाबूद होने की कगार पे पहुंच जाएं, तब हम इनके सामने जाएं और अपने आप को दिखाएं कि साहब हम ही आपके पालनहार हैं। और इस स्थिति को दिखाने के बाद हम आपको बसों का दे देते हैं कि लीजिए साहब 500 नहीं 1000 बसें ले लीजिए। हम कहते हैं कि अगर इनके पास बसें थीं तो इनको तुरंत भेज देनी चाहिए। तो उसमें अनुमति की किसने कह दी कि इनको अनुमति की जरूरत थी? अगर तमाम सारे दूसरे स्टेट्स की बसें हैं अगर आती हैं तो वो किससे अनुमति लेकर के आती हैं? मुझे तो नहीं लगता वो भी किसी अनुमति से लेकर के आती हैं। और एक कोई वहाँ का जिले का डीएम वहाँ पर रोक देता है कि नहीं आपके साहब राजस्थान परिवहन की बस यहाँ पर कैसे आ गई सरकार से कि भाई लिस्ट दीजिए, उसके आधार पर हम देखेंगे। नहीं, वो लिस्ट जब कांग्रेस ने जब कहा है कि साहब हम आपको इतनी बसें दे रहे हैं आप चलवाइए, तो उन्होंने कहा ठीक है आप मुझे लिस्ट दे दीजिए। पहले तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ कहा ही नहीं, एक दिन तो पूरा मामला सन्नाटे में ही रहा। भाई अगर आपको लग रहा था कि हम मजदूरों के मसीहा हैं और मजदूरों की हम सहानुभूति लेना चाह रहे हैं, तो आपको सीधे बसें रवाना कर देनी चाहिए थी। उसमें मजदूरों को भरती और मजदूर को रवाना कर देती। साहब जब बसों में मजदूर बैठा होता तो आखिर कौन बीजेपी है या कौन सी सरकार है जो उनको रोक लेती रास्ते में कि नहीं ये कांग्रेस ने बस भेजी, इसको रोक देंगे यहाँ पे, उनको मजदूरों को उतारिए।
अब मुझे लगता है कोई भी ऐसे सरकार नहीं करती। सीधी सी बात है, ये एक राजनीति का हिस्सा है। और जिस तरीके से अब ये लोग सामने आ रहे हैं, इस पूरे 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान, हमने अभी पहले भी कहा था, जो कानपुर में रहने वाले यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल इस पूरे लॉकडाउन के दौरान आखिर कहाँ लापता हैं। जो कहा जाता है कि रोज डेली यहाँ लोगों की, उनका कहना था कि वो जब पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे तब भी लोगों से हर हफ्ते मिला करते थे। आखिर 2 महीने के कितने 8 या 10 हफ्तों में वो किन लोगों से मिले इस शहर में, या कोई बताने वाला नहीं है। हमने कई लोगों से पूछा, साहब श्री प्रकाश जायसवाल कहाँ लापता है, तो किसी को पता ही नहीं। इस पर भी हम सवाल लेंगे। ब्रेक का वक्त सुनील हो चुका है। फिलहाल यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे, चर्चा जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे इस वक्त आपको लेकर चलते हैं जहां पर अजय कुमार लल्लू की भिड़ंत हो रही है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष की भिड़ंत हो रही है, जहां पे पुलिस और वो आमने सामने है। और मसला, जैसा कि आप जानते हैं, बसों को लेकर जो मसला है वो बढ़ता चला गया है और अब उसने पूरा का पूरा राजनीतिक रूप ले लिया है। समाजवादी पार्टी ने भी इसमें एंट्री कर दी है, बीएसपी ने भी इसमें एंट्री कर दी है और अब इसमें बातें लेकिन इसमें जो फंस रहा है बेचारा, वो मजदूर फंस रहा है। लेकिन इन सब के बीच खबर, शासन के निर्देश के बावजूद प्रवासी कामगारों को भाड़े के वाहनों से ले जाने पर रोक नहीं लग रही है। और अय्या में हुए हादसे के अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं और महोबा में भी बड़ी दुर्घटना हो गई है। झांसी से आ रही प्रवासी मजदूरों से भारी डीसीएम पलटने से 3 महिला प्रवासियों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग इसमें घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल प्रवासियों को अस्पताल भिजवाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है। पलट गया, इसमें 3 महिलाओं की मौके पर मृत्यु हो गई, 4 क्रिटिकल घायल है और बाकी लोग 5-6 लोगों को छोटी मोटी चोट लगी है, जिनका यहाँ पनवाड़ी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। ये लोग मुख्यतः तो दिल्ली से आ रहे थे, लेकिन यहाँ करपालपुर के पास ये लोग डीसीएम में बैठे थे और यहीं लोग लोकल महोबा के अलग अलग गांवों के लोग रहने वाले थे। दिल्ली में आए थे, कमाल पर जाने तो कितने लोग लगभग इसमें ट्रक में थे? कम से कम 30 आदमी। ये ट्रक कहाँ से मिला आपको? तो इसको कई तरह से समझने की जरूरत है। एक तरफ सिस्टम पूरी तरह से कमजोर और लाचार हो चुका है, फेल हो चुका है। दूसरी तस्वीर सबसे बड़ी ये है कि जो तमाम सरकारें हैं या विपक्ष है वो बसों में उलझा हुआ है।
तीसरी तस्वीर जो आपने देखी वो ये थी कि मजदूर सड़क पे जब सफर कर रहे हैं तो हादसों का शिकार हो रहे हैं। ये औरैया से आपने देख चुके हैं, कुशीनगर से हम आपको दिखा चुके हैं, पीलीभीत से दिखा चुके हैं। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती है जहां पर हादसों की वजह से मजदूरों की मौत हो रही है। सीधे लखनऊ चलते हैं के बगजी के बाद। बगजी, एक तस्वीर ये भी है जो हम देख रहे हैं जहां पर मजदूर जब सड़कों पर सफर कर रहे हैं तो हादसों का शिकार हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया, इसी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं। लेकिन मैं आपसे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि कोरोना काल में इतनी बड़ी तादाद में जब मुंबई से या दिल्ली से या उन तमाम राज्यों से जहां पे संक्रमण के मामले ज्यादा हैं, वो जब पलायन करके उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं या फिर बिहार या किसी राज्य में पहुंच रहे हैं, ये कितना खतरनाक है, ये कितना घातक है, जहां पे हम थर्मल स्कैनिंग भी नहीं हो पा रही इन तमाम लोगों की। आवाज नहीं आ रही, तो शायद मुझे लग रहा है बख्शी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सुनील, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा, ये कितना खतरनाक है संक्रमण के लिहाज से देखे तो, जहां पर इतनी बड़ी आबादी पलायन कर रही है। देखिए, इस पूरे कोरोना काल के दौरान जब शुरुआत से ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो जहां है वहीं रहे, उसका सीधा एक उद्देश्य ये था कि अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से बढ़ेगा। यही कारण था कि उनका पूरा प्रयास था कि कोई जो जहां पे है वो कहीं वहीं रहे, और अगर कोई ऐसी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो वहां पर पहुंच जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से लोग अचानक ये जो भीड़ उमड़ी है, खास करके जो पंजाब और राजस्थान से जो इन मजदूरों का एक जो रैला शुरुआत हुई, पश्चिम बंगाल से लोगों का निकलना एकदम शुरू हो गया, इसमें लगता है कि सीधे सीधे यही है कि जो वहाँ के राज्य सरकारें हैं, सरकारों ने जो उनके जो आदेश दिशा निर्देश थे उनको जो देने चाहिए थे, जो वहाँ पे फैक्ट्री मालिकों को उनको दिशा निर्देश देना चाहिए थे, जो मकान मालिकों को दिशा निर्देश देना चाहिए थे कि अगर आपने मजदूर को या किसी भी किराएदार को अपने यहाँ से हटाया तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन सब आदेशों के ना होने के चलते लोगों ने अपनी मनमानी की। वहाँ पर फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों को बिना पैसा दिए या कुछ लोगों ने पैसा दिया, उसके बाद उनको कह दिया आप जहाँ हो वहाँ अपने जहाँ जाना वहाँ जाओ, उनको जाने की कोई व्यवस्था नहीं की। उसके बाद जो मकान मालिक थे उन्होंने किराएदारों घर से भगा दिया। इससे यही कारण रहा कि अब लोगों के सामने मजबूरी थी कि आखिर सड़क पे वो बिताएं समय तो कहाँ बिताएं, तो ऐसे में लोगों ने सोचा चलो अपने गांव की ओर चले तो ज़्यादा वो बेहतर होगा। आप लोगों ने अगर 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी तो उन्होंने सोचा 50 किलोमीटर भी चल लें। इन सब के बीच में वो पूरा स्टेट पार करके होते हुए वहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमाओं में पहुँच गए। लेकिन पूरे प्रदेश में न वहाँ के डीएम ने न सीएम ने बिल्कुल उनकी सुधि लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं समझी कि आखिर ये इनके कहाँ जाएंगे, क्या होगा इनका, और ये क्या खाएंगे या भूखे मरेंगे। वो बच्चों को ले लेकर के ये स्थिति हुई कि महिलाओं को सड़क तक महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। एक स्थिति तो यह आ गई कि जब एक महिला अपने जन्म के बाद बच्चों को लेकर नहीं चल पाई तो पैदल चली। तय होनी चाहिए ना, अगर मान लीजिए पंजाब या दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं और उन्हें जो है रोका नहीं जा रहा है, तो कम से कम जिस राज्य का वो शख्स है उन सरकारों की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को इस मामले की जांच करानी चाहिए कि आखिर ये जो मजदूर उन राज्यों से निकले तो दूसरे राज्यों की ओर आखिर किसके कहने पर और किसकी लापरवाही से, या आखिर उस प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की लापरवाही थी कि मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं लापरवाही मुख्यमंत्री की रही, जिन्होंने अपने जिलाधिकारी और संबंधित तमाम सारे पुलिस अधिकारियों को ये आदेश और दिशा निर्देश नहीं दे पाए, या उनके आदेश और दिशा निर्देशों का अधिकारियों ने कतई पालन नहीं किया, जिसके कारण ये भीड़ थी वहां से निकली और दूसरे प्रदेशों में घुसती चली गई, जहां पे लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता भी चला गया। अभी पिछले दिनों में जिस तरीके से देख रहे हैं कि इससे पूरे लोगों को ढील मिली, तो वो दूसरे प्रदेशों से जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, लोगों को ट्रेन से और बसों से जब उनके घरों भेजा जा रहा है तो उन्हीं जिलों में जिन गांवों में सन्नाटा था, कोई एक भी मरीज नहीं था, वहां भीड़ हो गई। जल्दी से आखिरी सवाल, मैं ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया के बख्शी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। सुनील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल स्थिति आपके सामने है, मेरा गांव पुकार रहा है और यही वजह है कि लोग मजबूर होकर अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।